गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 जिसका नेम है वर्ण। आज हम समझेंगे वर्ण क्या होते हैं। ठीक है। घोड़े करते हिन हिन हिन, उड़ी मक्खियां भिन भिन भिन, कड़क कड़क कर उठते बादल, छल छल बहता नल से जल, कोयल बोले कुहू कुहू, इंजन करता छुक छुक छुक। ठीक है। जो ये ध्वनियां हैं, जैसे घोड़े करते हिन हिन, घोड़े कैसी ध्वनि निकालते हैं? हिन हिन की आवाज निकालते हैं ना, है ना। जो आवाज निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो आवाज निकलती है मुंह से, जैसे मैं बोल रही हूं, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है। उसे ध्वनि कहते हैं। और इन ध्वनियों को हम अगर लिख दें, इन ध्वनियों को अगर हम लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो वर्ण हो जाएगा। अगर हम इन ध्वनि को लिख देंगे, जैसे मैंने कै बोला मैंने, तो वो ध्वनि हो गई, है ना। कै बोला तो वो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। और मैंने कै को अगर लिख दिया तो क्या हो गया? वो वर्ण हो गया। ठीक है। ये जो जीव जंतुओं की जो ध्वनियां हैं, आवाजें हैं, ये हमें पहचान करा देती हैं कि हिन हिन कौन करता है। हिन हिन हमारे मस्तिष्क में अपने आप हो जाती है कि हिन हिन कौन करता है? हिन हिन घोड़ा करता है। और भिन भिन कौन करता है? भिन भिन मधुमक्खियां करती हैं ना। अब ध्वनि भाषा की जो ध्वनि होती है, वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जब लिखी जाती है, मैंने क्या बोला? ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो अतः वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। वर्ण को क्या माना गया है? भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। वर्णों के परिवार को क्या कहा गया है? वर्णमाला कहा गया है ना। वर्णों के परिवार को क्या कहा गया है? वर्णमाला कहा गया है। ऐसे गए तक हमारा क्या है? क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला किसको कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। जो क्रमबद्ध तरीके से जो लिखी जाती हैं, ऐसे गए तक वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। कितनी है? 52, 52 ध्वनियां हैं। हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां हैं? 52, 52। इनकी पहचान के लिए इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। नंबर 1 क्या होता है? स्वर। और नंबर 2 व्यंजन। जो हिंदी वर्णमाला है उसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जो ये स्वर और व्यंजन होते हैं, इनके द्वारा ही हम सारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है। जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, ई, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए? ये स्वर हैं। कितने हो गए? ये 11 हो गए। ऐसे लेकर औ तक हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है। अब इसमें बचा अंग, है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है। अब हमारे स्वर के भेद कितने होते हैं?
हमने 4th क्लास में स्वर तक ही पढ़ा था, है ना, लेकिन आप 5th में आ गए तो हम क्या पढ़ेंगे, स्वर के भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद हो गए, स्वर के 3 भेद हो गए। ह्रस्व स्वर, स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जैसे अ, बहुत कम समय लगता है अ बोलने में। ए, ओ, रे, अ, ए, ओ और रे, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है ना। आप बोलकर देखना, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो ये कौन से स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। अब सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से ज्यादा लगेगा, दीर्घ है ना, बड़ा है, तो ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर आ, ए, बहुत कम समय लगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे कौन से स्वर हो गए, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना, ह्रस्व स्वर कौन सा है ये, इससे लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। कितना ज्यादा, 3 गुना अधिक, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे ओम, ओम लगाना, 3 गुना अधिक समय लगा। ठीक है, तो वो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गए, ये प्लुत स्वर हो गया। ओम, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से अध्वनि, अध्वनि जो होती है, बिंदी नहीं होती, ठीक है, औ, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में औ बनता है ना, बिंदी नहीं होती है उस पर। ध्वनि को भी स्वर रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ये भी अब स्वर रूप में आ गई है, और जो ध्वनि है वो किस में आ गई है, स्वर में आ गई है। अंग्रेजी मूल के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑफिस, डॉक्टर, बॉल, है ना, अंग्रेजी जो शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब स्वर के रूप कितने होते हैं, स्वर के 2 रूप होते हैं, एक मूल रूप होता है और एक कौन सा होता है, मात्रा रूप। मूल रूप तो हमारा क्या हो गया, मूल रूप तो हमारा क्या हो गया, हमने लिखे स्वर ए, आ, जैसे यहां लिखिए मैंने ए,
आ, ए, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। तो ये तो इनका मूल रूप हो गया, स्वर का मूल रूप ये हो गया। ठीक है, स्वर के दो रूप होते हैं, एक तो मूल रूप और दूसरा मात्रा रूप। मात्रा रूप जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, कोई भी मात्रा नहीं होती है कि आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा, ऐ, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये क्या हो गया? ये मात्रा रूप हो गया। दो रूप हो गए ना स्वर के, एक तो मूल रूप हो गया, ये मूल रूप हो गया, और ये हमारा मात्रा रूप हो गया। ठीक है, अब स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप, जैसे ए, कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें ए की ध्वनि छुपी हुई है व्यंजन वर्ण में, जैसे कै, खे, गे, घे, रे, कै में, जैसे मैंने लिखा कै, कै, इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, दिखता नहीं है लेकिन क्या है, कै प्लस ए, तब ये कै पूरा बनेगा। इसमें स्वर छुपा हुआ है, इसमें ए पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से आ की मात्रा, आ की मात्रा जो है, मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है, ये पता है आप सबको, व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है आ की मात्रा। और ई की मात्रा भी व्यंजन वर्ण से पहले लगती है, ई की मात्रा जो है व्यंजन वर्ण से पहले लगती है, और ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है। ई की मात्रा कब लगती है? व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है। उ की मात्रा, उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, पता है ये व्यंजन के नीचे उ की मात्रा लगती है, लेकिन जो रेश वर्ण होता है, रे वर्ण जो होता है, उसमें यहां लगती है, उसके आगे और बीच में, रे वर्ण में। और सारे व्यंजन वर्ण में उ की मात्रा नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। उ की मात्रा भी इसी तरह से नीचे लगती है, और रे वर्ण में आगे लगती है। उ की मात्रा भी रे पर आगे और ये बीच में लगती है। अब है री से ऋषि। री से ऋषि की मात्रा नीचे लगती है, जैसे मैंने लिखा कृषि, री से ऋषि की मात्रा नीचे लगी है। ए की मात्रा ऊपर लगती है, ए की मात्रा ऊपर लगती है व्यंजन के, ठीक है, और ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है, और ये औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में लगती है। ठीक है, ये मात्राएं तो आपको पता होंगी। अब है हमारा व्यंजन वर्ण। स्वर हमने समझ लिए, स्वर हमने समझ लिए, अब हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन कैसे लेकर है तक जो होते हैं, वो व्यंजन कैसे मैं तक तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, और य रे ले वे, य रे ले वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। से है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33। कितने? 33 होती है। क्या?
व्यंजन वर्णों में ए ध्वनि छुपी होती है। व्यंजन वर्णों में क्या होती है? ए ध्वनि छुपी होती है। उच्चारण करके जैसे मैंने अभी बताया ना, कै में ए को ऐड करेंगे तभी तो हमारा पूरा कै बनेगा। ए ध्वनि छुपी होती है, सारे व्यंजन वर्णों में छुपी होती है। पेज नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता के बिना न किया जाए। जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता के बिना न किया जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। सभी में होता है, कै खे गे सब में ए जो होता है वह मिला हुआ होता है, तभी वो पूरा बनता है। ठीक है, तो स्वर मिले हुए हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता के बिना न किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। मैंने अभी बताया आपको, स्पर्श का अर्थ क्या है? छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, अपना जो कंठ होता है, मूर्धा यानी तालु और दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था ना, कैसे मैं तक कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे। जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु, अपनी जो तालु होती है, जीभ ओष्ठ के सहयोग से होता है, जीभ और जो होठ हैं उनके सहयोग से होता है, वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। अगर आपसे पूछा जाए कि रे कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन होते हैं कैसे, मैं तक। कैसे, मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन शे, से है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी 2 वर्ण मिले हुए हों। क्षय से क्षत्रिय, त्रय से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्रेय। इनमें 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। आधा कै और शय, पूरा शय मिला होता है, तब शय क्षत्रिय बनता है। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से ये बनता है, मेल से। इसी तरह से त्रय, आधा तय और रे, आधा तय और रे, तब त्रय बनता है। ज्ञ, आधा जय और अंगे, तब ज्ञ बनता है। श्रेय, आधा शय और रे, पूरा रे, तब ये श्रेय बनते हैं। ठीक है, ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से, 2 व्यंजन है ये, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। ये 4 जो है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब हम संयुक्त व्यंजन के साथ हम कौन से व्यंजन और पढ़ेंगे? एक द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे जब कोई व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है। जैसे मैंने लिखा
पक्का, पक्का। सेम है, आधा क्या है, पूरा क्या है। पक्का, कुत्ता, मोहल्ला। सेम व्यंजन, आधा जो होता है व्यंजन वही पूरा होता है। ठीक है। जब कोई व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, तो पहला व्यंजन ए रहित होता है, तो उसे, और जो पहला व्यंजन होता है वो अरहित यानी आधा है, अरहित है, इसमें ए ऐड नहीं है, अरहित होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। ये हमारे मोहल्ला, कुत्ता, पक्का, कच्चा, ये सब शब्द क्या हैं, द्वित्व व्यंजन है। अब अनुस्वार, अनुस्वार क्या होते हैं, हमारी वर्णमाला में ये रह गए थे ना हमारे अंग, ठीक है, और ए है। हमारी वर्णमाला में ये रह गए थे अंग और ए है। तो अंग क्या है, अनुस्वार है। ये क्या है, अंग, अंग जो है वो क्या है, अनुस्वार है। ठीक है। अ है, क्या होता है, विसर्ग। और चंद्र बिंदु वाला अंग क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक होता है। ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में ये जो अंग और ए है, ये अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह, हिंदी वर्णमाला में ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है। तो हमने आज स्वर और व्यंजन पढ़े। वर्णमाला के जो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि लिखी जाने पर वर्ण कहलाती है। ठीक है, हमने पढ़ा आज। और वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन पढ़े। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है वो स्वर होते हैं, और जिनका स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अंग और अह क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है।